गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बस सारे बच्चे एक बार स्टार्टिंग से ही अपनी अटेंडेंस लगवा ले, बिकॉज अगर अपना नाम सेंड कर ले या अपना आईडी से एक बार सारे बच्चे भाई अटेंडेंस लगवा लें, बिकॉज उससे बढ़िया रहेगा। बच्चा ये डिफरेंट सी आईडी आ रही है, फील द नेचर। अपना डिफरेंट आईडी वाले बच्चे बड़ा अपना नाम लिखें, वरना आईडी ब्लॉक हो जाएगी। डिफरेंट आईडी वाले बच्चा बड़ा अपना नाम लिखेंगे, वरना मैं आईडी ब्लॉक कर दूंगा। डू नॉट यूज एनी अदर आईडी। बच्चा ये जो बच्चा बोल रहा है भाई फील द नेचर, ओके वील फील द नेचर। बच्चा हम टेलिंग वंस अगेन, जो डिफरेंट आईडी वाले बच्चे हैं अपना नाम जरूर मेंशन करें। बिकॉज एवरीबडी हैज टू गेट कनेक्टेड गाइस। जसमीत जी अपने किसी भी दूसरे आईडी से ना लिंक अप करें। यस, यू शुड नॉट। अपने जो आप रेगुलर आईडी यूज करते हैं उसी से करें, वरना मैं आईडी ब्लॉक कर दूंगा यहां से। मुझे फिर मजबूरी में आईडी ब्लॉक करनी पड़ेगी बेटा। तो सारे बच्चे भाई अपनी अपनी रिस्पेक्टिव आईडीज जो आपने बनाई हुई हैं उसी से करें। सो आई विल बी एबल टू नो दैट ये कौन सा बच्चा है। फटाफट से आ जाए बच्चा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंट्स टुडे। हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा आज। आई होप सारे बच्चों ने कल टेस्ट दिया होगा, बिकॉज लिस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। गुड मॉर्निंग बच्चा, एवरीवन गुड मॉर्निंग। एवरीबडी शुड गेट कनेक्टेड गाइस, जल्दी से। इन द मीन वाइल भाई बाकी जो बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं फटाफट से उनको 1 मिनट और दूंगा। सारे कनेक्ट कर जाओ और बहुत जल्दी विद इन 3-4 डेज आपकी लॉ क्लास भी लाइव होगी। तो बच्चा क्या कर रहा है, लॉ क्लास में एक कैजुअल सा अप्रोच लगा रहा है। वो अप्रोच क्या लगा रहा है भाई, चलो जब मर्जी आ देख लिया। विद इन 2-3 डेज भाई सारा सिस्टम सेटअप कर रहा हूं, आपकी लॉ क्लास भी लाइव होगी। तो बच्चों को याद रहेगा भाई कि हमने लॉ क्लास भी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही देख सकते हैं। सो गाइस याद रखना भाई, वी विल बी वेरी सून स्टार्टिंग विद लॉ क्लास आल्सो ऑन द लाइव बेसिस। चलिए, मैं आप लोगों को आज
एक नया टॉपिक अकाउंट्स का शुरू कर रहा हूं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, कुछ जरूरी बातें हैं, सारे अच्छी तरह सुन लें, फिर आपको क्या होता है टेस्ट में कंफ्यूजन आती है। कुछ बच्चे जब वो टेस्ट देते हैं, जैसे हमने कल लिया एडीडी का टेस्ट, वो टेस्ट देते हैं, वो चैट सेक्शन में ठीक से उसको नहीं दिखा पाते या पीडीएफ नहीं सेंड कर पाते। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक मैसेज करवाया है मैम से, जानवी मैम से। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ऑल द पेपर्स, आई टोल्ड यू। आप उनके नंबर पे व्हाट्सएप कर दें बाय चांस, क्योंकि होता क्या है, व्हेन यू सेंड मी व्हाट्सएप, मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मैं देख ही नहीं पाता, राइट? तो मेरे फोन पे वैसे भी 400-500 व्हाट्सएप अनरेडी होता है, जो मैं देख ही नहीं पाता, बिकॉज इट एक्यूमुलेट्स। सो इट्स बेटर दैट यू मैसेज हर योर पेपर। कोशिश करो चैट सेक्शन में डालने की, ठीक है? अगर आप चैट सेक्शन में नहीं डाल पाते हो तो हम लोग उसको डालेंगे सीधा व्हाट्सएप में। मैम का नंबर आपको बीच पे मैंने सेंड करवा दिया है, ठीक है? बट ट्राई एंड डू इट, बिकॉज अगर बाकी बच्चे डाल पा रहे हैं चैट सेक्शन में पेपर, तो आप भी डाल देंगे। सो एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट इन चैट सेक्शन। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना होता, आपने पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके उसको डालना है। मोर ओवर, एक बहुत जरूरी बात जो मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं भाई, बहुत ही जरूरी बात, हर एक पेज पर, आई रिपीट, हर एक पेज पर अपना नाम जरूर लिखें। बिकॉज अगर मान लो कभी कोई पिक्चर्स आगे पीछे हो जाती हैं तो आपका पेज नहीं लॉस्ट होगा। सो मार्क माय वर्ड्स वंस अगेन, बच्चा हर एक पेज पर अपना नाम जरूर लिखे, राइट? मेक थिंग्स वेरी क्लियर। हर एक पेज पर अपना नाम जरूर मेंशन करें, बहुत जरूरी है ये सारी बातें भी, ठीक है? चलिए, तो ये बच्चा अब दोबारा से इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, याद रखिएगा। राइट नेम ऑन एवरी पेज, टेस्ट के अंदर राइट नेम ऑन ईच एंड एवरी पेज। हर एक पेज पे अपना नाम जरूर मेंशन करें, बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, आई होप एवरीबडी हैज जॉइंड, सो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक which is actually called as BRS. Now बच्चे बोलेंगे सर BRS फुल फॉर्म बैंक रिकंसिलेशन statement. Now students will say, sir, we have done this topic before. I agree, but you have done this topic in a very basic level in +1. बहुत सारे बच्चों ने +1 में ये टॉपिक करा नहीं होता, मैं मानता हूं आपने करा होगा, बट आप लोगों ने बड़ा ही बेसिक लेवल पे करा होगा। आउट हियर वी हैव दिस टॉपिक इन वेरी एडवांस लेवल। सो हम लोग अपनी हेडिंग लिखेंगे BRS, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है उसको समझाने के पहले आपको बताता हूं। बिजनेस में हम लोग दो तरह की बुक्स, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे बेटा चैप्टर का, बहुत जरूरी है। बिजनेस में हम लोग दो तरह की बुक्स मेनली बनाते हैं, लिखते जाना बच्चा। एक होती है कैश बुक। कैश बुक को आगे से मैं सीबी बोलूंगा। देखो आप लोगों ने +1 में करा है कि नहीं करा मुझे नहीं पता, मैं आपको दोबारा से कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? एक दूसरी होती है, इसको कहते हैं पासबुक। पासबुक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, याद रखना। बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पासबुक, याद रखेंगे। ओके, अब इसके बारे में सुनिएगा कि कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है। ये बहुत जरूरी है बच्चा समझना। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज अ बुक maintained and kept by customer। बच्चा कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसको रखता भी कस्टमर है
और बनाता भी कस्टमर है, ठीक है। बट पासबुक या बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? पासबुक इज अ बुक maintained by bank, but it is maintained by bank but kept by customer. So इसमें याद रखिएगा बच्चा, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसको बनाता भी बैंक है, सॉरी अपना बनाता भी कस्टमर है और मेंटेन भी कस्टमर करता है। बट जो हमारे पास पासबुक की बात करें तो पासबुक याद रखना, इसमें एंट्रीज बैंक करता है बट ये होती कस्टमर के पास है। एंट्रीज कौन करता है? बैंक। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात दिमाग में रखना कि पासबुक में सारी एंट्रीज हमेशा बैंक करता है। ओके। कैश बुक जनरली एक सिंपल से फॉर्मेट से बनती है जो आपने याद रखना है, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। कैश बुक के दो साइड्स होते हैं, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट, एज यू नो दैट। इसके डेबिट साइड पे जितना भी रिसीप्ट्स होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, एंड क्रेडिट साइड पे जितनी भी पेमेंट्स होती है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बट जो इसमें मुद्दे वाली बात है, जो मेन बात है जो आपको समझनी है, वो क्या बच्चा? कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ बैंक कॉलम से रिलेटेड होती हैं। मतलब इन बीआरएस वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम ओनली। छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता है बेटा कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक। नाउ आउट हियर वी आर ओनली कंसर्न विद बैंक कॉलम। याद रखना बच्चा, वी आर ओनली कंसर्न विद बैंक कॉलम, नथिंग एल्स, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं बिकॉज ये बेसिक बातें हैं जो बहुत जरूरी होती है। सो हमारे पास बिजनेस में दो तरह की बुक्स, कैश बुक, पासबुक। कैश बुक जो है उसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है बैंक कॉलम और कुछ नहीं। ओके। सो अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, सेकेंड बुक मेरे पास भाई आती है जिसको हम कहते हैं पासबुक। पासबुक जो होती है भाई, याद रखना, अब यहां पर इसके उल्टा होता है। डेबिट साइड पे होता है विड्रॉल्स, दैट मींस व्हेन यू विड्रॉ द मनी फ्रॉम बैंक वो डेबिट साइड होता है, एंड व्हेन यू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक वो क्रेडिट साइड होता है। दैट मींस बैंक अपनी एंट्री कैसे करता है? जब एक कस्टमर पैसा जमा कराता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड पे। सो बच्चा याद रखेंगे, जनरली क्या होता है अगर अब इस तरह से डिस्कस करें, व्हेन मनी कम्स इन वी से प्लस, मनी इज कमिंग इन। व्हेन मनी गोज आउट वी से इट्स माइनस। नाउ vice versa rule goes in passbook. When you draw money out of bank we say minus, when we draw money out of bank we say minus, and when we deposit the money into the bank we say plus, when we deposit the money into the bank we say plus. So याद रखना, जिसको हम कहते हैं कि कैश बुक का रिवर्स होता है पासबुक, ठीक है। सो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने एक बेसिक बात सीखी जो आपने यहां पर बॉक्स बना के लिख लेनी है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। वो क्या सीखा भाई? कैश बुक एंड पासबुक आर रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा ऑफ ईच अदर। सो याद रखना बच्चा, कैश बुक एंड पासबुक आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में रखना है जो कि बहुत जरूरी है। सो भाई हम लोगों को
पहले तो समझना होता है कि बुक्स कौन कौन सी बनती है। और एक बात फिर से याद रखना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, कैश बुक में हमें चाहिए बैंक कॉलम। कैश बुक में कौन सा कॉलम चाहिए? बैंक कॉलम। मुझे और कोई कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैंक कॉलम चाहिए। ओके सर, इसकी हम थ्योरी करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। हाँ जी बच्चा, इसकी थोड़ी थ्योरी हम ज्यादा डिटेल में करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, समझिए। और बीआरएस होता क्या है? देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता लगेगा, हम करने जा रहे बीआरएस, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने छोटी क्लास में चैप्टर नहीं करा होगा, उनके स्कूल में छुड़वा देते हैं। घबराइएगा नहीं, मैं डिटेल में कराने वाला हूं। हम बीआरएस क्यों बनाते हैं? राइट डाउन। बीआरएस इज अ statement which reconciles the bank balance as per cash book with bank balance as per passbook showing the difference between the two। क्या चक्कर होता है भाई? बीआरएस क्या होता है, पहले हम इसको समझें। बीआरएस का मेन पर्पस क्या है? बच्चा इसको समझना कि बीआरएस का मेन पर्पस क्या है। देखिए होता क्या है, फिर से नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना लें। होता क्या है कि आप लेते हो बैलेंस, देखते हो एज पर कैश बुक कितना आ रहा है। मतलब देखो, जितना पैसा आपने बैंक में जमा कराया उतना बैंक में शो तो होना चाहिए ना। सपोज कर लो आपको लगता है यार मेरा पैसा जो मेरे वहां पर बैंक कॉलम में है कि मैंने आज 10,000 बैंक में जमा कराया या मैंने 10,000 का चेक बैंक में लगा दिया, तो वो अल्टीमेटली 10,000 आपकी पासबुक में भी शो होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब आप देखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे इन दोनों के बैलेंसेस आपस में अनइक्वल हो जाते हैं। द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट मैचिंग। सो जब सपोज कर लो बैलेंस एज पर कैश बुक and balance as per passbook is not equal, that is not matching, in that case we have to go for BRS। इन दैट केस मुझे बीआरएस बनाना पड़ता। तो बीआरएस क्यों बनाना बेटा? बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के साथ रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल का मतलब होता है उसको चेक करना आपस में, उसको आपस में कंपेयर करना, उसको चेक करना कि भाई अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन क्या है डिफरेंस आने का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को आपस में रिकंसाइल करना, इसको हम बीआरएस बोलते हैं। राइट? अच्छा, अब आगे सुनिए। मुद्दा यह होता है कि बच्चे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सिर्फ इनका डिफरेंस आता क्यों है। तो हम लिखेंगे बेटा, एक जो मेन हेडिंग हमारे पास आनी है वो हमारी मेन हेडिंग है जिसको हम कहते हैं कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट between cash book and passbook। So why do we have difference of cash book with passbook? अब सुने, कैश बुक और पासबुक में आपस में डिफरेंस होता क्या है?
इसको समझना बेटा, और क्यों होता है अच्छी तरह समझना। सबसे पहले लिखते हैं D1। D1 का मतलब पहला डिफरेंस। D1 क्या हो गया? पहला डिफरेंस। डिफरेंस क्या आता है? ट्रांजैक्शंस that usually appear in cash book but not in passbook। मतलब दोस्त होता क्या है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ कैश बुक में होती हैं, पासबुक में होती नहीं है। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब अंडरस्टैंड करो, जैसे हम बात करते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यार कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपकी, फॉर एग्जांपल चेक इशूड होगा बट अभी तक आपने प्रेजेंट नहीं करा। सर क्या मतलब इसका? मैं छोटा सा आपको एग्जांपल नीचे देके बताता हूं। आप एक काम करें, अब इसको इस तरीके से समझिए। जैसा आपको पता है कि भाई ये कैश बुक होता है, ये पासबुक होता है, और उसमें यहाँ रिसीप्ट्स, यहाँ पेमेंट्स, यहाँ पर विड्रॉल्स, और ये आपका डिपॉजिट्स होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कैश बुक का रिवर्स होता है पासबुक। होता क्या है, कई बार आप चेक इशू कर देते हो। सपोज कर लो आपने किसी को पेमेंट देनी है, ठीक है, एंड माइंड इट, आई एम ओनली कंसर्न विद द कैश बुक बैंक कॉलम, वी आर नॉट कंसर्न विद कैश बुक कैश कॉलम। आई रिपीट, वी आर ओनली कंसर्न विद कैश बुक बैंक कॉलम। अब सपोज कर लो हमने पेमेंट देनी है, हमने कैश बुक को क्या करा, हमने कैश बुक को माइनस कर दिया, हमने कर दी कैश बुक माइनस। कैश बुक माइनस करने का मतलब ये होता है भाई, आपने पेमेंट साइड पे लिख दिया कि भाई हमारे से इतने पैसे चले गए, बिकॉज जैसे आप किसी को चेक देते हो आप लिख देते हो हमारे से पैसे चले गए। अब मान लो सामने वाले बंदे ने चेक को बैंक में जमा नहीं कराया, तो आप तो एंट्री करके बैठ गए हो भाई मेरे से पैसे चले गए, बट यहां पर अभी तक पासबुक से, अकाउंट से पैसे निकले नहीं। अब एक जगह एंट्री हो गई और एक जगह एंट्री नहीं हुई, तो प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर तो दोनों जगह एंट्री हो जाए फिर तो डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर एक जगह एंट्री हो गई और एक जगह नहीं हुई तो डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। तो वही फंडा यहां पर बनता है। क्या पंगा बढ़ेगा, कैश बुक में एंट्री हो गई और पासबुक में एंट्री हुई नहीं। लॉजिकली समझना, आपने चेक इशू करा, सामने वाले ने इसको बैंक में डाला ही नहीं अभी, तो अगर उसने आपके अकाउंट में नहीं डाला तो एंट्री एक जगह है, एक जगह है नहीं, दैट मींस डिफरेंस आएगा। सिंपल सा फंड है। पहले आपको बता रहा हूं डिफरेंस का रीजन क्या है। अभी ये मत सोचना कि सर डिफरेंस को ठीक कैसे करेंगे, वो ठीक करने वाला काम बाद में। पहले हम ये समझे डिफरेंस का रीजन क्या है। और सुनिए, फॉर एग्जाम्पल यह डिस्कस करते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या होता है? फिर से यहां पे समझिए, ये दो फंडे आ गए, ये हो गया कैश बुक, ये हो गया पासबुक, राइट। अच्छा, अब समझिए, देखो सपोज कर लो मुझे किसी ने पैसे देने, मुझे उसने चेक दे दिया, ठीक है। सपोज कर लो आज है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने कहा ले भाई, मैं चेक यहां पे रिकॉर्ड कर लेता हूं, मेरे को तो पैसे आ गए, मैं अपने बैंक कॉलम में चेक डाल दूं। क्योंकि नॉर्मली जब हमारे साथ एंट्रीज होती है, हम ऐसी एंट्री कैश में पहले कर देते हैं। अच्छा, मैंने चेक बैंक में डाला, मान लो चेक अभी क्लियरिंग के लिए गया नहीं, मान लो आज 30 अप्रैल आ गई, अकाउंट्स क्लोजिंग डेटा हमारी 30 अप्रैल फॉर एग्जांपल, और हम 30 अप्रैल को बीआरएस चेक कर रहे हैं और अभी तक चेक बैंक में गया नहीं। तो मतलब अगर पैसा मेरे पास कैश बुक में आ गया तो साथ साथ पासबुक में भी आना चाहिए। क्या वो पैसा पासबुक में आया? नहीं आया, वो पासबुक में पैसा गया ही नहीं। तो दोस्त अगर पासबुक में पैसा नहीं गया तो
फिर से प्रॉब्लम वही आई, एक जगह एंट्री हो गई, एक जगह एंट्री नहीं हुई। अगर एक जगह एंट्री हो गई, एक जगह एंट्री नहीं हुई, तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आना ही आना है। तो ये हमारा पहला रीजन है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करता। क्यों? बिकॉज कैश बुक में कुछ आइटम्स आ जाती हैं जो पासबुक में नहीं दिखाई जाती, उस वजह से आपस में मैच नहीं करता। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं, सेकेंड फैक्टर आएगा हमारा D2। D2 मीन्स सेकेंड डिफरेंस। ट्रांजेक्शंस that usually appear in passbook but not in cash book। बच्चा अब ये क्या है, ट्रांजैक्शंस जो हमारी नॉर्मली पासबुक में आती है बट कैश बुक में नहीं आती। याद रखना बच्चा, ट्रांजैक्शंस जो हमारी नॉर्मली पासबुक में आती है बट कैश बुक में नहीं आती। पॉइंट समझें, इसका भी पहला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस और वी कैन से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट debited in passbook only। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बच्चा, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मान लीजिए कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बैंक आपसे ले लेगा। बिकॉज देखो ये कैटेगरी क्या है, पासबुक में है बट एंट्री कैश बुक में नहीं करी हुई है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपसे कोई चार्ज ले लिया, या बैंक ने, आपने कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ, या बैंक से कोई लोन लिया हुआ, बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट से सीधा उसका इंटरेस्ट माइनस कर लिया। बैंक बेटा घर आके नहीं पैसे मांगेगा, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। ठीक है, तो जब आपको पता है कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं, तो बैंक ने घर आके पैसे नहीं मांगने, चुपचाप आपके अकाउंट से निकाल के एंट्री कर लेगा, लो जी पैसे निकाल लो इसके अकाउंट से, क्योंकि हमने इंटरेस्ट लेना है। अगर बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई जो मैं सर्विसेज आप मुझे दे रहे हो उसके आप चार्जेस काट लो, जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, बैंक आपके अकाउंट से 60 रुपए काट लेते हैं, 70 रुपए काट लेते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं चलता होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो ना आजकल, तो बैंक आजकल क्या कर रहा है, उनको पता लग गया भाई धंधा बन गया ऑनलाइन का, तो वो क्या करेगा, 70 रुपए आपके अकाउंट से काट लेगा, बोलेगा नहीं अकाउंट में पैसे पड़े हुए काट लिए, वो बोलेगा इंसिडेंटल चार्जेस। तो बैंक कई बार ऐसे खर्चे आपके अकाउंट से माइनस कर लेता है बिना आपको बताए। तो वो आप जब कभी बैंक जाओगे या बैंक की पासबुक को ठीक करवाओगे, चेक करोगे, तो जाकर आपको पता लगता है, ऐसे पता भी नहीं लगता बंदे को। तो होता क्या है जी, पासबुक में एंट्री हो चुकी होती है और कैश बुक को अपने को खबर ही नहीं होती, और यहां पर खबर नहीं है तो हमने यहां पर एंट्री करी नहीं, तो हमारा आपस में डिफरेंस मैच नहीं करेगा। फिर वो आपस में मैच नहीं करेगा बैलेंस, तो वो मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, सेकंड केस आता है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली। भाई इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, जैसे बैंक जब आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से
बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो कई बार आपको बताता नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में डाल देता है। इंटरेस्ट अलाउड मतलब क्या? बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। सो अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक क्या करता है, वो आपके अकाउंट में सीधा पैसे डाल देगा। चलो जी, आपको पैसे आ गए। सर बैंक हमें कौन सा इंटरेस्ट देता है? भाई तुमने कोई एफडी कराई बैंक में, एफडी रिन्यू हो गई, बैंक ने नहीं आके फोन करना, डेट आ गई जी, वो डेट सपोज कर लो आज 27 अप्रैल को मेरी कोई एफडी रिन्यू हो गई है, तो मुझे नहीं पता, बैंक ने घर आके फोन फोन नहीं करना, बैंक ने वो क्या करना, उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसका अमाउंट होगा सीधा मेरे अकाउंट में डाल देना। अच्छा, वहां पर चला गया। अब मैं 30 तारीख को सपोज मैं बैठ गया हूं मैच कराने के लिए, चलो जी आओ मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, आपस में देखा कैश बुक पासबुक मैच नहीं कर रही है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर मैं मान लो बैंक जाऊंगा, फिर पता करूंगा तो पता लगेगा बैंक ने बेटा ये इंटरेस्ट दिया हुआ है और इस वजह से मैच नहीं कर रही। तो कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो बैंक आपको देता है, तो आपकी पासबुक हो जाती है प्लस। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो अभी तक कुछ नहीं पता, तो आप आराम से बैठे रहोगे और फिर इसको रिकंसाइल करने जाओगे। तो यही पंगे है रिकंसिलेशन के, कि आपको चीजों का पता नहीं होता। जैसे सपोज कर लीजिए, और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़ा सा ना लॉजिकली करने वाला चैप्टर है भाई, ताकि बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आए। जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट, बाय कस्टमर इनटू बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ये क्या है भाई? अब डायरेक्ट पेमेंट आ गया, कस्टमर ने करा। एग्जाम्पल सुनो, डायरेक्ट पेमेंट आ गया, कस्टमर ने करा भाई। क्या? मैंने सपोज किसी कस्टमर से पैसे लेने, एग्जाम्पल समझते जाना। मैंने कस्टमर को बोला भाई पैसे कैसे देगा, बोलता देता हूं कोई बात नहीं देता हूं, अभी कुछ हाँ ना नहीं कर रहा। अचानक से कस्टमर का ईमान जाग गया, उसने क्या करा सर, सीधा आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब कस्टमर ने सीधा आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, ठीक है जी, अच्छा कस्टमर है। जब उसने सीधा आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, एंट्री क्या हो गई, पासबुक प्लस हो गई, और आपको भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने यहां पर इसकी एंट्री नहीं करी। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है भाई। फिर से वही प्रॉब्लम है, एक जगह एंट्री हो गई और एक जगह एंट्री नहीं हुई, घूम फिर के दिक्कत वही आती है, एंट्री एक तरफ हो जाती है और एक तरफ नहीं होती। ओके, फिर आइए, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चा, तो इसके हम आएंगे डी पॉइंट पे। सो कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट में बैंक, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है सर? इसकी भी कहानी ऐसे समझे बेटा, भाई एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये चैप्टर +1 में करा हो, अच्छी तरह करा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करा तो आप सुन लें। क्योंकि होता क्या है यार, 80% बच्चों ने +1 में करके भूल भूल चुके होते हैं, तो मुझे डिटेल में एक बार बताना पड़ता है। जस्ट एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आप ज्यादा खुश मत होना, खाली बेसिक मुझे कराना पड़ता है, बाकी मैं सीधा आपके पास सम्स अच्छे वाले करेंगे। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसकी क्या कहानी है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, कई बार आप बैंक को बोलते हो जी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है जी, हर महीने आता है, आप एक काम करना, आप हमारे अकाउंट से पैसे माइनस करके पे कर देना। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी ईसीएस, ठीक है?
तो ईसीएस क्या होता है? बैंक आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर देता है सीधा। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, सपोज कर लो आपने लोन लिया हुआ बैंक से, तो आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो, जी हर महीने की 15 तारीख को आप अकाउंट से हमारे पैसे निकालो, हमने कुछ नहीं कहना आपको, और लोन की इंस्टॉलमेंट भर दो, ईएमआई जिसको हम बोलते हैं भी भर दिया हमने। ठीक है, तो बैंक को आप कई बार इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर देता है, तो आपके अकाउंट से पैसे माइनस हो गए। अच्छा, कई बार बैंक ने आगे पीछे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, आपको याद भूल गया, आपने उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, कैश में करी नहीं। मान लो 15 तारीख को बैंक ने उठा के आपके पैसे माइनस कर दिए, आपको पता ही नहीं है, आप अभी सोच के नहीं बैठे हो कि एंट्री जानी है, पैसे जाने, तो आप मैचिंग करा रहे हो, बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आपको जाके बाद में पता लगेगा यार बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो चलो एक काम करो, डिफरेंस देखो। सो डिफरेंस मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास डिफरेंस आ रहा है बिकॉज मैंने डायरेक्ट पेमेंट बैंक से खुद ही करवाई है। तो वो पैसे हुए क्या? पासबुक से निकल गए, बट कैश बुक से निकले नहीं, तो फिर वो निकले नहीं, तो फिर वहां पर एंट्री का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। देखोगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इसीलिए। अच्छा, तो ये आप देखोगे अब तक सारी एंट्रीज वही चल रही है जो पासबुक में रिकॉर्ड हो रही है। कैश बुक वाली आमतौर पे दो ही होती है, जो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है और पासबुक में नहीं होती। बट अगर आप देखोगे पासबुक में रिकॉर्ड हो जाए और कैश बुक में ना हो, वो बहुत सारी एंट्रीज होती है। अभी और भी है बच्चा, ई पॉइंट सुने। बिल रिसीबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बिल रिसीबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। सर जी ये क्या कहानी है? मैंने सपोज कर लो किसी पार्टी से बिल लेना है, मतलब मैंने बिल का पैसा लेना है, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई एक काम कर, बिल मुझे आ गया, सपोज कर लो बिल मुझे आ गया था 1 फरवरी को, एग्जाम्पल समझना, 1 फरवरी को मुझे उससे बिल आ गया था। अब वो 1 फरवरी का जो बिल मुझे उससे आ गया था, मैंने उठा के बैंक में दे दिया कलेक्शन के लिए। इसको कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बैंक क्या करता है? ड्यू डेट पे अपने आप ही कलेक्शन करके आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, तो फिर आपके यहां पर एंट्री हो गई, बट मेरे भाई आपको पता ही नहीं है, आप भूल गए हो कि वो पैसा आपको आना है। होता ना, बाई चांस आदमी भूल जाता है, वो एंट्रीज भूल जाता है, तो आपकी एक जगह एंट्री हो गई और फिर से वही बात हुई, दूसरी जगह एंट्री हुई नहीं। तो एक जगह एंट्री हो गई, दूसरी जगह एंट्री नहीं हुई, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां पर एंट्री कर ली है, यहां पर एंट्री हुई नहीं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। सो बिल्स इफ इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, फिर से प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है चेक। ये सुनना बड़ा अच्छा पॉइंट है। भाई हमारे अंशदीप जी कुछ कह रहे हैं, अंशदीप जी कह रहे हैं सर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो हमारे अकाउंट में तो हमने मैसेज आ जाता है। बेटा मैं आपकी बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। कई बार आप जैसे अब देखो आजकल क्या, आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम चलता है। ठीक है, ये बीआरएस का जो टॉपिक है ना बेटा, ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है, थोड़ा सा प्रिमिटिव अकाउंटिंग है। चलो आपने मैसेज की बात करी अंश, मैं आपकी बात सही मानता हूं, मैं आपको बोलता हूं कोई ट्रांजेक्शन हुई, मैसेज आया, आपने नहीं पढ़ा, अब बोलो, तो गलती तो बेटा गलती है ना, वो कैसे भी हो सकती है। बीआरएस का मतलब क्या है? उस गलती को ठीक करना। आपने मैसेज नहीं पढ़ा, कोई पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हुए, बैंक ने अपनी ईमानदारी से मैसेज करा, या कई बार बैंक मैसेज ही नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है जी, मैसेज नहीं आया। आपको जब आपने अकाउंट स्टेटमेंट निकाली तब जाकर पता लगा, फिर सर बिल रिसीवल डिस्काउंट किया हो तो बेटा तब तो देखो पैसे साथ साथ आ जाते हैं। बिल रिसीवल डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा मैं। अगर बिल रिसीवल डिस्काउंट में क्या होता है, नॉर्मली पैसे साथ साथ आ जाते हैं। बिल रिसीवल जो सेंड फॉर कलेक्शन होता है ना, उसमें पैसे बाद में आते हैं, डिस्काउंट के वैसे तो साथ साथ ही आ जाते हैं।
तो मेरा बेटा मुद्दा यहां पर सिर्फ बताने का यह है कि हमने कोई ना कोई तरीके से गलती करी होगी। मैसेज आया नहीं पढ़ा, बैंक का सर्वर डाउन है नहीं पढ़ा, मैसेज नहीं आया, मैसेज या मैसेज 3 दिन बाद आया, आपको नहीं पता लगा। बेटा इतना हमारा सिस्टम अभी एफिशिएंट नहीं है कि आज ही पैसे जमा होंगे तो इमीडिएटली मैसेज आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। ठीक है, और वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो बीआरएस बना हुआ है ये उन जमानों का चैप्टर है जब सारे काम किताबी होते थे, तब इंटरनेट सिस्टम नहीं होता था। अब बैंकों में जाते थे, वो एक अंकल से बैठे होते थे चश्मा लगा के, लंबा सा रजिस्टर लेके बैठे होते थे, तो कई बार वो मैसेज वगैरह तो आपको पता भी नहीं चलते थे। राइट, चलिए आइए फिर हम डिस्कस कर रहे हैं चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, रिटर्न्ड डिसऑनर्ड and recorded in passbook only। अब समझे भाई, आपने चेक डिपॉजिट कराया कलेक्शन के लिए, डिसऑनर हो गया, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पासबुक में। ठीक है, ये बात देख लो भाई, क्या मतलब? सर चेक रिटर्न डिसऑनर क्या सीन है, सुनिए पहले, समझना इसको अच्छे तरीके से। फिर से वही कहानी है जो आपने पूरी प्रॉपर्ली समझनी है। देखो, सपोज कर लो आपको चेक आ गया, मान लो मुझे राम से चेक आ गया। ठीक है, पहले मुझे राम ने चेक दिया, मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने उसको बैंक में जमा करा दिया। पहले क्या करता है, पहले बैंक यहां पर एंट्री कर देता है। आपको पता होना चाहिए चेक एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, फिर उसके अकाउंट में पैसे की क्लियरिंग के लिए चेक जाता है, पता लगा यार पैसे नहीं है। याद रखना, पता लगता है पैसे नहीं उसके अकाउंट में, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद कहानी उल्टी पड़ती है। फिर बैंक क्या करता है, उस चेक को डिसऑनर। आप देखोगे जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो उससे क्या होता है, बैंक ने आपको पहले प्लस करा होता है, तो बैंक आपको क्या करता है, फिर यहां पर माइनस करके रिकॉर्ड करता है। तो मोमेंट यू डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक, आपका क्या होता है, पहले कैश बुक प्लस हो जाती है, पासबुक में पैसा चला जाता है प्लस, फिर उसको बैंक वापस से डिसऑनर के टाइम पे माइनस करता है। क्योंकि चेक डिपॉजिट कराया था कलेक्शन के लिए, तो पता लगा भी कलेक्शन आ जाएगी, नॉर्मली बैंक मानता है कलेक्शन हो जाएगी। बड़े रेयर केस होते हैं कि डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर में फिर एंट्री रिवर्स की जाती है। तो आपके पास फिर हम क्या करते हैं, यहां रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब डिसऑनर का सपोज कर लो, बैंक ने तो माइनस कर दिया, बैंक ने डिसऑनर रिकॉर्ड कर दिया, पर आपको पता ही नहीं है, आपको बैंक ने फोन करके नहीं बताया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको यहां से भी माइनस करना था, जो कि नहीं हुआ था, जो कि नहीं हुआ। तो अब वो फंडा क्या हो गया, डिसऑनर की एंट्री पासबुक में तो हो गई, बट कैश बुक को पता ही नहीं है। नहीं पता तो डिफरेंस आएगा भाई। तो याद रखे बच्चा, ये जितने भी डिसऑनर वाले सीन होते हैं सबका यही ट्रीटमेंट चलता है। ओके, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल सेम ट्रीटमेंट होगा अगर लिखा होगा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो भाई सेम कहानी हो गई हमारे पास। क्या कहानी हो गई, समझें? मैंने कोई बिल डिस्काउंट कराया, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
मैंने कोई बिल डिस्काउंट कराया, वो बिल पहले बच्चा जब डिस्काउंट हुआ तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, पैसे पहले चले गए बैंक में। तो मैं सोचूंगा मुझे पैसे आ गए, तो मुझे अगर पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले प्लस कर लूंगा। इधर भी सोचता हूँ चलो जी पैसे आ गए, बट जब पता लगा जब पार्टी ने पैसे दिए नहीं। अच्छा, अब अगर पार्टी ने पैसे दिए नहीं तो फिर आपको दिक्कत क्या आएगी, बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगा? नहीं, बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, बैंक ने आपको उठा के यहां माइनस कर देना, डिसऑनर। बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता डिसऑनर को लेकर, तो बैंक यहां पर एंट्री कर देता है चुपचाप। अब आप सोच रहे हो पैसे आ गए, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि डिसऑनर हो गया, तो उस केस में आपकी एंट्री यहां पे नहीं होती। तो सेम फंडा यहां पर होता है कि डिसऑनर का केस बन जाता है। तो डिसऑनर में हर बार याद रखना सेम एंट्री होती है, चाहे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो, चाहे आपका नॉर्मल चेक हो। क्योंकि आपने बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक बोलेगा ठीक है जी, अभी हम पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं। बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, पासबुक कर दी प्लस, ठीक है जी। और जब आप वहां पर ड्यू डेट पे बैंक उस पार्टी से पैसे मांगने गया, वो पार्टी मना कर देती जी मैं पैसे नहीं दूंगी, वो पार्टी मना करी जी मैं पैसे नहीं दूंगी, तो उस केस में बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, बैंक बोलेगा भाई पैसे तू देगा। अच्छा, अब उस केस में बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं करा, सपोज कर लो, तो उस केस में क्या हो गया भाई, एक जगह एंट्री हो गई और दूसरी जगह एंट्री हुई नहीं। तो पहले बच्चे मुझे यहां तक बताएं कि यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, अभी इसमें और डिफरेंसेस हैं। अभी तो मैंने आपको दो कराए और दो के कुछ पार्ट्स कराए हैं। अभी ये सिर्फ दो डिफरेंसेस हैं, D1 D2। D1 के दो पार्ट्स थे और D2 के आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 6-7 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो सारे बच्चे भाई, बिफोर आई स्टार्ट विद D3 बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ थर्ड पार्ट। तो आप पहले बच्चे अपने अपने इमोजीज भेज दें दैट एवरीथिंग इज क्लियर, तो थोड़ा आई विल बी श्योर कि भी सारे बच्चों को समझ में आ गया। एंड इफ एनीबडी हैज अ डाउट जरा फटाफट से मेंशन करें प्लीज। सो दिस मींस एवरीबडी इज क्लियर। अभी तक मेरे ख्याल किसी बच्चे को कोई डाउट आया नहीं है लगता है, वरना बच्चा मेंशन जरूर करता। चलिए, दैट्स ग्रेट। इफ नोबडी हैज अ डाउट भाई, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो कोई कमेंट में डाउट आया नहीं। अब आइए D3 के पॉइंट पे। इसको समझना बच्चा, इसको हम कहते हैं एरर्स इन कैश बुक। सर ये क्या कहानी है, समझो। D3 इसमें होता क्या है कि आप कुछ कैश बुक में गलतियां करते हो, मतलब कैश बुक में आप एंट्रीज करते वक्त कुछ गलतियां कर जाते हो। सर कैसी गलतियां, देखो कैश बुक में कई टाइप के एरर्स होते हैं, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं मेनली। सपोज कल एक एरर होता है भाई, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, या सपोज कर लो कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड।
या मान लीजिए कई बार ऐसे होता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, तो ऐसे करके ही, या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, तो मतलब आपके पास ऐसे कई तरीके की गलतियां होती हैं जो आप कैश बुक में कर जाते हो। याद रखना बच्चा। सो कैश बुक बनाते वक्त यू कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो उस मिस्टेक की वजह से हमारा बीआरएस खराब हो जाता है, मतलब हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। आई मीन टू से दैट हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसी को लेकर नीचे लिखिए। फॉर एग्जांपल आप कैश बुक बना रहे हो और कैश बुक के ये होता है रिसीव साइड होता है डेबिट साइड। मान लो डेबिट साइड पे आपने अमाउंट लिखनी थी 1000, आपने गलती से, ये करेक्ट अमाउंट थी, आपने गलती से क्या करा, आपने डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दी 10,000। लो भाई, अब बताओ इस गलती से आपने क्या करा। इस गलती से अगर आप नोटिस करोगे तो आपने कैश बुक के जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको 9,000 से बढ़ा दिया। आपने कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को 9,000 से बढ़ा दिया, क्योंकि 1000 लिखना था, आपने 10 लिख दिया, तो आपने 9,000 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। तो याद रखना, इसे हम बेसिकली कहते हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो इसके लिए एक फंडा सारे बच्चे याद रखो, कैश बुक के अंदर एक बड़ा अच्छा फंडा होता है कि अगर सपोज कर लीजिए, ये ना पॉइंट आप लोग को एक बॉक्स बना के अपने पास रख लेना दिमाग में, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कैश बुक का अगर सपोज कर लो प्लस साइड आपने ओवरकास्ट करा, ओवरकास्ट को मैं ऐसे लिखूंगा एरो ऊपर, तो याद रखिए कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो भी ओवरकास्ट मतलब बढ़ जाता है। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कैश बुक के प्लस साइड को अंडरकास्ट करा, अंडरकास्ट मतलब होता है कम लिखना, तो आपने उसके बैलेंस को भी कम कर दिया। बट अगर आपने, समझना प्लीज ध्यान से, अगर आपने माइनस साइड को ओवरकास्ट करा तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। याद रखिए, माइनस साइड को ओवरकास्ट करा तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम हो जाता है। आप हैरान होगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो ये प्लस साइड है, माइनस साइड है। मान लो यहां पर 20,000 था, करेक्ट फिगर, ठीक है। पेमेंट साइड पे आपको 1000 लिखना था, आपने गलती से 10,000 लिख दिया, तो आपने जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने कर दिया 10,000 क्लोजिंग बैलेंस, जबकि बैलेंस एक्चुअली में 20 - 1 आना चाहिए था 19,000। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इसी तरीके से अगर आप माइनस साइड को अंडरकास्ट करते हो तो जो बैलेंस होता है कैश बुक का वो बढ़ जाता है। सो अब जो मैं आपको मेन बात कहना चाहता हूं, जो आपने समझनी है, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पर, ये समझिए। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूं, अच्छा याद रखना, जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि प्लस साइड का हमेशा बैलेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। माइनस साइड का हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यह बात पल्ले बांधनी। तो प्लस साइड ऑलवेज हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, माइनस साइड
ऑलवेज हैव इनडायरेक्ट रिलेशन। मतलब माइनस में क्या होता है, अगर तुम ओवरकास्ट करते हो ना किसी भी साइड को, मान लो, ठीक है, तो अगर आप पेमेंट साइड को ओवरकास्ट करते हो तो बैलेंस उल्टा कम हो जाता है, और अगर अंडरकास्ट करते हो तो बैलेंस उल्टा बढ़ जाता है। बिकॉज हम लोगों को जब एरर्स होगी कैश बुक में ऐसे अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग वाले, तो आपने बैलेंस पे बड़ा ध्यान देना कि बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों को वो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, एक D4 क्रिएट करते हो। D4 मतलब डिफरेंस इन 4। ये क्या होता है, इसे कहते हैं एरर्स इन पासबुक। जो एरर्स इन पासबुक होता है वो भी इनफैक्ट 3 तरीके का होगा, सेम तरीके से। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड इन अनदर कस्टमर अकाउंट, मतलब आपका चेक था किसी और कस्टमर में डिपॉजिट कर दिया। होता ना कई बार बैंक में ना सिमिलर नाम के दो दो कस्टमर होते हैं, तो चेक आया आपके नाम पे, उन्होंने गलती से किसी और अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। इसी तरीके से कैश डिपॉजिटेड इन अनदर कस्टमर अकाउंट, और फिर एक जो मेन बात होती है जिसको कहते हैं अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ऑफ प्लस और माइनस साइड ऑफ पासबुक। तो आपके पास यहां भी 3 तरह के एरर्स होंगे जो आपने याद रखने हैं। अगेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, और भी हो सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो जनरली हमें समझ में आते हैं। सो बच्चा याद रखना, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जो मैं आपको क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, बट एरर्स आपके और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और से नीचे बॉक्स बनाते हैं, ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट को समझने के लिए, समझेगा प्लीज। मान लो प्लस साइड, अगर आपने पासबुक का ओवरकास्ट कर दिया, मतलब ज्यादा लिख दिया, तो बैलेंस जो पासबुक पे होता है वो भी बढ़ जाता है। और अगर सपोज कर लो प्लस साइड को आपने अंडरकास्ट करा, तो बैलेंस पासबुक का वो भी कम हो जाता है। सो सेम रूल गोस कि पासबुक का प्लस और माइनस साइड एज अ डायरेक्ट रिलेशन, पासबुक का प्लस और माइनस साइड हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अगर आपने सेम फंडा है, सेम पॉइंट जो कैश बुक में आता है, प्लस और माइनस साइड दोनों का सेम रहेगा, उनका डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। और जो माइनस साइड होता है, माइनस अगर सपोज कर लो आपने ओवरकास्ट कर दिया, तो जो बैलेंस होता है पासबुक का वो कम हो जाता है। अगर माइनस साइड आपने अंडरकास्ट कर दिया, तो बैलेंस जो पासबुक का होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये आपको क्या बताता है, ये बताता है इनडायरेक्ट रिलेशन। सो बच्चा ये दिमाग में रखना कि माइनस और प्लस साइड का अंडरकास्ट ओवरकास्ट दोनों में सेम इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का।
सो ये कुछ एरर्स हैं जो हमारे हम कैशबुक या पासबुक में क्रिएट करते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, सारा चैप्टर जो है इन्हीं 4 डिफरेंसेस पे बेस्ड है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम यहां तक कवर कर रहे हैं और बच्चे मुझे यहां तक बताएंगे एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द डिफरेंसेस। आई एम वेटिंग गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द डिफरेंसेस प्लीज स्पेसिफाई, प्लीज बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो फिर से। किसका बच्चा, पासबुक का कि कैशबुक का? अंश ये बताइए किसका एग्जाम्पल दूं, पासबुक का एग्जाम्पल दूं मेरे भाई की कैशबुक का? ओवर अंडर अंडरकास्ट की लो बच्चा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये लो भाई, इसको अभी मिटा देते हैं, पहले आप एग्जाम्पल ले लो। चलो हम एक काम करते हैं, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। ठीक है मेरे भाई, सपोज कर लो हम पासबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, कैशबुक का तो ऊपर ले ही चुके हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए मुझे यहां पर 10,000 था, ये करेक्ट फिगर थी। यहां पर 2,000 था, ये करेक्ट फिगर थी। मेरा बैलेंस जो करेक्ट आना चाहिए था वो 8,000 आना था। चलो ये तो आना था। अब मैंने गलती क्या करी? मान लो मैंने ये 10,000 लिखा, मैंने इस 2,000 के बदले यहां पर क्या कर दिया, यहां गलती से 3,000 लिख दिया। तो मैंने माइनस साइड को क्या करा, मैंने माइनस साइड को ओवरकास्ट कर दिया। तो ये गलत फिगर है। इससे क्या हो गया, जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो मेरा आना शुरू हो जाता है 7,000। तो मेरा बैलेंस क्या हो गया, मेरा बैलेंस नीचे अंडरकास्ट हो गया। सो माइनस साइड को ओवरकास्ट करा, उस वजह से मेरा बैलेंस जो होता है वो उल्टा रिवर्स हो जाता है। मतलब माइनस पे कुछ भी इफेक्ट होगा, उसके बैलेंस पे उसका रिवर्स इफेक्ट आता है। राइट, ओके। आई होप अंश आपको क्लियर होगा बेटा। पहले अंश का डाउट था। अच्छा, नवनीत सिंह जी कह रहे हैं सर डिफरेंस पॉइंट नंबर ए दिखा दो 2 का। बच्चा क्या बात है, आपने नोट नहीं करा इसको? दिखा देते हैं भाई, पॉइंट नंबर ए देख लो। मेरे ख्याल आपका नोटिंग रह गया शायद। ये रहा। और ऐश्वर्य जी सर, रिकंसिलेशन इज मेड फॉर द करंट अकाउंट इन द बैंक ओनली और अदर अकाउंट्स इन द बैंक आल्सो? बेटा आपको बता दूं ऐश्वर्य जी, जो आपका क्वेश्चन है कि रिकंसिलेशन हम कौन से अकाउंट के, बेटा कोई भी बैंक अकाउंट, इट कैन बी सेविंग अकाउंट, इट कैन बी करंट अकाउंट। जनरली वो करंट अकाउंट होता है बिकॉज रिकंसिलेशन हम लोग बिजनेस के अकाउंट का करते हैं और बिजनेस के अकाउंट जनरली करंट अकाउंट होते हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि रिकंसिलेशन सिर्फ इसी अकाउंट का होगा, याद रखना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो वो करंट अकाउंट का भी हो सकता है और वो आपका सेविंग अकाउंट का भी हो सकता है। फिर हमें महक जी पूछ रही सर क्या हम बैलेंस एक ही साइड पे लिखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन महक शर्मा जी। बैलेंस बच्चा हमेशा एक ही साइड पे लिखते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे कमी है वहां पे उसको मिलाने के लिए डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस डाला जाता है। तो बैलेंस तो एक ही साइड पर आता है, या तो वो डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पर आएगा। बच्चा बैलेंस हमेशा एक ही साइड पर आता है। बैलेंस या तो डेबिट पर आएगा या क्रेडिट पर आएगा, बस। तीसरा जगह और कुछ नहीं होता बैलेंस का। और बताएं अगर किसी और के मन में कोई तकलीफ है तो। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब अगर तकलीफ नहीं है तो एक इसका लास्ट थ्योरी पॉइंट है जो हमने करना है, वो जरूर करना है बिकॉज वो नॉर्मली मैं इग्नोर नहीं कर सकता उसको। क्योंकि बच्चे, क्या आपको बताता हूं, जो बच्चा अकाउंट्स में मार खाता, बेटा पता क्यों खाता है? वो थ्योरी नहीं करता। और याद रखना मैं आपको थ्योरी बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो जो बच्चा बच्चा अकाउंट्स में मार खाएगा वो इसी वजह से खाता है, बिकॉज वो थ्योरी नहीं करता। एक ना हम लोग को थ्योरी के लिए ये बहुत जानना जरूरी होता है बच्चा। एक चीज, आप एक लाइन खींच लें और ऐसे 2 टेबल बना लें।
ये बहुत अति आवश्यक सूचना है भाई, थ्योरी में इसको जानना बहुत जरूरी है, बच्चा परेशान होता है। पहली बात याद रखें, एक टर्म होती है पासबुक, पासबुक का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और एक होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये दोनों में बच्चा जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है बैंक स्टेटमेंट, एक होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। भाई दोनों में ना बहुत फर्क है। अब मुद्दा यह है कि बच्चा कहता है सर बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ही बात है। नहीं भाई, एक बात नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट याद रखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। तो पहला पॉइंट याद रखना, इसको कौन बनाता है? बैंक। बट इसको कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। ठीक है बच्चा, तो याद रखेंगे बेटा, एक तरफ तो बनाता है बैंक और एक तरफ बनाता है कस्टमर। क्यों? बीआरएस हमेशा कस्टमर खुद बनाता है, और कस्टमर मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है, ऑब्वियसली अकाउंट होल्डर, मैं लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट होल्डर। कस्टमर मतलब आपका कस्टमर नहीं, जैसे आप बैंक के कस्टमर हो तो आप बैंक में अकाउंट होल्ड करते हो, तो आप बैंक के कस्टमर हो, तो इसमें आप खुद बनाते हो। और पासबुक कौन बनाता है? वो बनाता है बैंक। ठीक है, याद रखना। इसका पर्पस क्या होता है? प्रिपेयर टू इन्फॉर्म द कस्टमर about all the transactions about all the transactions covered during a particular period। तो भाई मेरे इसका पर्पस क्या होता है पासबुक का? कि ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं सपोज एक पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल सपोज एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो एक महीने में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके बारे में इंफॉर्म करना अपने कस्टमर को कि भाई एक महीने में तेरी इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है, इसको हम क्यों बनाते हैं? प्रिपेयर टू रिकंसाइल the bank balance as per cash book with पासबुक। इसका मोटिव क्या होता है? कि भाई कैश बुक और पासबुक के जो आपस के बैलेंसेस हैं उनको रिकंसाइल किया जाए, उनको आपस में मिलाया जाए। ये इसका मेन मोटिव होता है। तो उसका मोटिव है भाई कि सिर्फ आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। यहां पर मोटिव है कि आपने बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, याद रखें, एक बड़ी जरूरी सूचना, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। क्योंकि होता क्या है बच्चा, बच्चा ना ये जो टर्म आता है ना बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसको लेके बड़ा परेशान सा रहता है। उसको डिफरेंस एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलेशन का फर्क क्या है। तो याद रखना, बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। सपोज कर लो मैं कहता हूं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसके लिए बना दिया। ठीक है, बट इसमें याद रखिएगा, इट इज
prepared on a particular date. इसको हम लोग एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से ही बनाते हैं। सपोज मैं कहता हूं 30 तारीख को चेक करने बैठ गए भाई, चलो जी 30 अप्रैल को चेक करो कितना बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कोई भी एक फिक्स डेट ले लेते हैं और उसके हिसाब से बीआरएस बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद एक बड़ी आवश्यक बात, इट इज कंपल्सरी फॉर बैंक टू प्रिपेयर इट। तो ये बैंक के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी होता है, बट याद रखेंगे इट इज नॉट कंपल्सरी। ये ना ऑप्शनल होता है। कस्टमर का मन है तो रिकंसाइल कर ले, वरना ना करे, छोड़ दे भाई। ये बिल्कुल कस्टमर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर मूड के ऊपर है भाई। रिकंसाइल करना है तो कर ले, नहीं करना तो मत कर, वो तेरी मर्जी। तो छोटी सी बात याद रखना, रिकंसिलेशन इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ओके। इसके बाद इट स्टार्ट्स विद बैलेंस एज पर कस्टमर अकाउंट इन बैंक लेजर। ये क्या स्टार्ट करेगा भाई, किससे स्टार्ट होता है? पासबुक स्टार्ट होती है कि कस्टमर के अकाउंट में, उसके बैंक में कितना पैसा है। ओवरड्राफ्ट तो नहीं है। आई थिंक सारे बच्चों को ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्लियर होगा भाई। ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, कितना पैसा तेरे अकाउंट में है, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, और याद रखना इट में स्टार्ट विद कैश और पासबुक बैलेंस। तो बीआरएस जो है वो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। बीआरएस कैश बुक बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है और बीआरएस पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं, 5 डिफरेंसेस, जो कि बहुत जरूरी है। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक बार आज लास्ट में इसको रोकने के पहले, बिकॉज ये था सारा इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट, अब कल से इसका शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। पहले मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट सेक्शन के अंदर इसका असाइनमेंट डालूंगा बीआरएस का। ठीक है, वो सेव कर लीजिएगा, बिकॉज विल बी यूजिंग दैट असाइनमेंट फॉर टुमारो। हम लोग कल उस असाइनमेंट को यूज करेंगे भाई, बिकॉज क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं कल, इसके सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू, और हम लोग इसको क्वेश्चंस के तौर पे करेंगे कुछ फंडास करने के बाद। सो बच्चे क्या करेंगे भाई, वो क्वेश्चंस अपने पास सेव कर लेना, संभाल लेना, क्योंकि हम लोगों ने वो क्वेश्चंस यूज करने हैं, क्योंकि ये था सारा बीआरएस का थ्योरी। ठीक है, दिस वाज ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि बीआरएस क्यों बनाते हैं, कैसे बनता है, वो कल सिखाऊंगा सम्स के साथ। फाइन, अच्छा, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारा आज की क्लास का। 2 तरह की बुक्स होती है, रैपिड ओवरव्यू बच्चा, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जो कस्टमर बनाता है और अपने पास रखता है। पासबुक एक ऐसी बुक होती है जिसको बैंक बनाता है बट रखता अपने पास कस्टमर है। ठीक है, कैश बुक के डेबिट साइड को रिसीव्स कहते हैं, क्रेडिट साइड को पेमेंट्स प्लस माइनस, और पासबुक उसका रिवर्स होता है, माइनस और प्लस। ओके, फिर उसके बाद बीआरएस क्या होता है बेटा, जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस आपस में अनइक्वल होते हैं तो हम लोग यहां पर बीआरएस बनाते हैं। इसका डिसएग्रीमेंट के रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन होता है बेटा, नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जो होती है जो आपके पास कैश बुक में आती है और पासबुक में नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपने चेक इशू करा तो यहां पर एंट्री हो गई, यहां पे नहीं हुई, या चेक डिपॉजिट कराया तो यहां पे एंट्री हो गई और यहां पे नहीं हुई।
तो इस वजह से आपके पास डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो पासबुक में आएगी बट कैश बुक में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंटरेस्ट था, ओवरड्राफ्ट था, कोई इंटरेस्ट चार्ज करना था, तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अगर बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो यहां पर एंट्री आ गई, बट यहां पर अभी नहीं पता है हमें। इसी तरीके से कोई बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है तो आपके यहां पर एंट्री आ गई और यहां पर आपको अभी तक नहीं पता। फिर कस्टमर कोई पेमेंट कर रहा है तो यहां पर एंट्री आ गई पासबुक में, बट कैश बुक में नहीं पता। अगर पासबुक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो पासबुक माइनस हो गया, बट यहां पर आपको नहीं पता। सेम केस है, कोई बिल्स कलेक्ट हुआ, यहां एंट्री हो गई बट यहां पर नहीं हुई। इसी तरीके से चेक डिपॉजिट हो गया और डिसऑनर हो गया तो पासबुक माइनस हो गई, बट कैश बुक को इफेक्ट नहीं पता। सेम केस में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। फिर कैश बुक में हम कुछ एरर्स करते हैं। मेन बात है इसमें याद रखना, ये टेबल जो कि होता है अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, तो ये ज्यादातर यही आता है। प्लस साइड अगर आपने बढ़ा दिया तो बैलेंस बढ़ जाता है, प्लस साइड कम कर दिया तो बैलेंस कम हो जाता है, और माइनस उसके रिवर्स होता है। माइनस साइड बढ़ाओगे तो बैलेंस कम हो जाता है, और अगर माइनस साइड को कम करोगे तो बैलेंस बढ़ जाता है। ये फंडा याद रखिएगा। नेक्स्ट, पासबुक के अंदर भी सेम कहानी होती है। ठीक है, सेम रिलेशनशिप चलता है, बट इसमें जो मेन चीज समझने वाली थी थ्योरी में वो थी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है। बीआरएस कस्टमर बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है, याद रखना। ये हम क्यों बनाते हैं? सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए कस्टमर को, ये हम अपने बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बनाते हैं, आपस में मिलाने के लिए बनाते हैं, राइट। ये हम क्यों बनाते हैं? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, ये हम एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनाते हैं। फिर हम लोगों ने, ये कंपलसरी होता है बच्चा इसको बनाना कंपलसरी नहीं होता। इसमें हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर कस्टमर अकाउंट इन बैंक लेजर के साथ। इसमें हम कैश बुक और पासबुक किसी भी बैलेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वी हैव 5 मेजर डिफरेंसेस व्हिच वी हैव टू फॉलो, राइट। तो ये बच्चे याद रखेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का थ्योरी है। आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ थ्योरी कराऊंगा, प्रैक्टिकल आज स्टार्ट नहीं करूंगा। और याद रखना बच्चा, अकाउंट्स की थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपको थ्योरी बेस नहीं आता तो आपको प्रैक्टिकल बेस भी नहीं आता। ये फंडा याद रखिएगा, नंबर 1। अच्छा, कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं बिफोर आई एंड माई क्लास टुडे। मैं अभी आप लोगों को आगे मैथ्स कंटिन्यू कराऊंगा पूरे 12 बजे। 12 o'clock आपकी मैथ्स क्लास स्टार्ट होगी। मैथ्स का भी हमारा पुराना चैप्टर कंटिन्यूड है। जितने बच्चे आज, कुछ हैं बच्चे जो न्यूली ज्वाइंड है, आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो उनको मैं बोलूंगा बेटा आप अभी मैथ्स क्लास मत लगाओ। मैथ्स का एक आध दिन में जब नया चैप्टर शुरू होगा तो आप उसमें लगा लेना। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, आप लोग सारे बच्चे लॉ के लेक्चर्स, जो न्यूली ज्वाइंड बच्चे हैं वो लॉ के लेक्चर्स कंप्लीट करें, क्योंकि लॉ इंटरलिंक्ड होता है, राइट। लॉ इंटरलिंक्ड होता है। तो लॉ के लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए ओपन कर दूंगा, क्योंकि अकाउंट्स मैथ्स का बहुत अच्छा एडवांटेज है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। तो अगर आप बीच में भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बड़े आराम से अपना लॉ लगाएं, और हम लोग जब मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आप उसके साथ स्टार्ट करें, बिकॉज लॉ के इंटरलिंक चैप्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा लॉ कंटिन्यूशन के लिए आपको वो लेक्चर्स आने चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ऐप में अभी वो लेक्चर्स ओपन कर दूंगा, तो आप लोग पिछले लेक्चर्स फटाफट से देख ले। तकरीबन आई थिंक 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं लॉ के, तो 8-9 लेक्चर्स आप सारे कंटिन्यू कर ले, राइट। और जो रेगुलर बच्चे हैं जो हमारे पास मैथ्स लगा रहे थे, वो बच्चे मैथ्स कंटिन्यू करें। हमारा टेंडेंसी डिस्पर्जन के क्वेश्चंस चल रहे थे, अब वो कंटिन्यू करेंगे पूरे 12 बजे। 12 o'clock बच्चे आ जाएं वापस ब्रेक के बाद। और कल सारे बच्चे सेम रूटीन फॉलो करेंगे बेटा। बीआरएस की क्लास होगी, बट ठहरिए, एक बात आपको और बता देता हूं, कल हमारी बीआरएस की क्लास तो होगी सुबह, बट हम लोगों ने कल कंसाइनमेंट के टेस्ट को डिस्कस करना है। तो मैथ्स के टाइम पे हम कंसाइनमेंट का टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो जितने लोगों ने कंसाइनमेंट का टेस्ट दिया था वो अपने क्वेश्चन पेपर्स लेके रेडी रहना, ठीक है।
आपको क्वेश्चन पेपर्स भेजे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स लेके रेडी रहिएगा। हम लोगों ने कंसाइनमेंट के टेस्ट डिस्कस करने हैं और उसके बाद आपकी लॉ क्लास होगी। तो कल की रूटीन आपको अभी से बता रहा हूं मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आए ना। आई होप सबने सुन लिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, नहीं तो फटाफट जाते जाते एक बाय बाय करते हुए इमोजीज भेज दें। और बाय बाय पक्का वाला बाय बाय नहीं बेटा, ये ब्रेक का बाय बाय है। तो फटाफट से बच्चा, जल्दी से, क्योंकि ये पक्का वाला बाय बाय नहीं है मेरे भाई, ये ब्रेक का बाय बाय है। इफ एनी डाउट्स और क्वेरीज बिफोर आई एंड द क्लास, फटाफट से पूछ लें भाई, क्योंकि वील बी कंटिन्यूइंग विद मैथ्स पार्ट टुडे। इसके बाद बेटा दोबारा बता दूंगा रूटीन, मैं आपको मैसेज कर दूंगा बच्चा। कल की रूटीन बच्चा सेम रहेगी, सुबह बीआरएस कंटिन्यूड होगा, मैथ्स के टाइम पे हम कंसाइनमेंट का टेस्ट डिस्कस करेंगे, बस इतना सा चेंज है। क्योंकि वो टेस्ट डिस्कस करना जरूरी है, ताकि बच्चों को गलतियां पता लगे कि कंसाइनमेंट उनके मार्क्स गए कहां पर है। चलिए ठीक है भाई, फटाफट मिलते हैं भाई 30 मिनट्स के बाद। बाय बाय।